वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉर्क एंड ईएमएफ इक्वेशन का एनालिसिस करेंगे। इस टॉर्क एंड ईएमएफ इक्वेशन को हम पिछले क्लास में डिराइव कर चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर T इज इक्वल टू 0.159 इंटू फाई आई ए इंटू जेड पी बाई ए। यहाँ पर हियर जेड पी एंड ए आर कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट। यहाँ पर हमारा जो जेड पी और ए है कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट है। जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, पी नंबर ऑफ पोल और ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर कंडक्टर। किसी पार्टिकुलर मशीन की बात करेंगे तो ये सब क्वांटिटी क्या रहेगी, उस पार्टिकुलर मशीन के लिए फिक्स रहेगी, इसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। और 0.159 क्या है, डिजिट है। देयरफॉर जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पाई इंटू आई ए के, पाई इंटू आई ए के। यहाँ से हमारा दो कंडीशन बनेगा। पहला शंट मशीन के लिए देखते हैं हम, और दूसरा सीरीज मशीन के लिए देखते हैं। सीरीज मशीन, अभी मैं शंट मशीन बोलने से शंट मोटर लेके देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक शंट मोटर लिया, इसका यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज VL है, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस RSH। यहाँ पे आने वाली करंट, क्योंकि अभी ये मोटर लिया हूँ मैं, आने वाली करंट IL, यहाँ पे जाने वाली करंट ISH और यहाँ जाने वाली करंट आर्मेचर में IA। और इस मोटर के अंदर जो इंड्यूस होगा वोल्टेज वो EB। अभी मैं इस मोटर को नो लोड पे चलाया, मान लिया यहाँ VL की वैल्यू 100 वोल्ट है, RA की वैल्यू 0.1 ओम है और RSH 100 ओम है। अब मैं इस मशीन को नो लोड पे चलाया। नो लोड पे चलाया मतलब अभी इस पर कोई लोड नहीं लगाया हूँ, केवल मशीन को मैं चालू करूँगा और मशीन का आर्मेचर या रोटर घूमेगा और कोई वर्क हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। उसको हम बोलते हैं नो लोड पे चलाना। तो नो लोड पे चलाऊँगा, मान लो ये नो लोड पे 5 एम्पियर करंट लेती है। देन ये जो ISH होगा हमारा, ये है VL डिवाइडेड बाय RSH। तो VL की वैल्यू 100 और RSH 100, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 100, 1 एम्पियर करंट हमारी ISH में शंट फील्ड में जाएगी। तो 5 में 1 यहाँ चली गई तो बचा कितना, 4 एम्पियर करंट हमारे आर्मेचर में जाएगा। अब मैं इस मोटर पे लोड बढ़ाया, मान लो लोड बढ़ाया, तो उस एक्स्ट्रा लोड को फुलफिल करने के लिए हमारी मोटर और इनपुट पावर लेगी। मान लीजिए 10 एम्पियर करंट ली, 10 एम्पियर ली तो हमारा ISH अभी भी VL और RSH कांस्टेंट है, दैट्स वाई ये भी 1 एम्पियर ही कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, 10 में से 1 गया तो 9 एम्पियर। अब मैं लोड को और बढ़ा दिया, मान लीजिए बढ़ा के इसको 20 कर दिया। लोड इतना बढ़ाया कि यहाँ करंट कितनी हो गई, 20 एम्पियर हो गई। देन ISH वही 1 एम्पियर रहेगा क्योंकि VL और RSH फिक्स है। अब यहाँ से 20 में 1 इधर गया तो कितनी करंट चली जाएगी, 19 एम्पियर। तो ये डिस्कशन से ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ मोटर पे लोड बढ़ाते जा रहे हैं। मोटर पे लोड बढ़ा रहा हूँ तो मैं मोटर की कौन सी करंट, आर्मेचर करंट IA बढ़ते जा रही है, IL बढ़ते जा रही है, बट ISH क्या है, ISH कांस्टेंट है। ISH यहाँ कांस्टेंट है और यही ISH करंट यहाँ पे आके क्या बनाती है, फ्लक्स बनाती है। तो ISH जो है प्रोपोर्शनल होता है फाई के, क्योंकि यही करंट यहाँ पे आके फ्लक्स बनाती है। दैट्स वाई फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो हमको याद रखना है, फॉर शंट मशीन, जनरेटर या मोटर, फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
यहाँ पर मैं फाई को कांस्टेंट रखूँगा तो यहाँ हमको मिल जाएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। नाउ हम सीरीज मशीन में चलते हैं। सीरीज मशीन का कनेक्शन डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ का वोल्टेज VL, यहाँ पर करंट IL, ये RAC, ये RA, यहाँ EB और यहाँ IA। यहाँ पर जो IL है वही क्या होता है, IA होता है। IL इज इक्वल टू IA। जितना हम यहाँ मोटर पे लोड देंगे, यहाँ पे जितना मोटर पे लोड देंगे वो उतनी ज़्यादा करंट खींचेगा सप्लाई से, और वही करंट यहाँ पे आके क्या बनाएगा, फ्लक्स पाई बनाएगा। देयरफॉर सीरीज मशीन में जो यहाँ फ्लक्स जनरेट हो रहा है, क्योंकि IL इज इक्वल टू IA है, फिर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है IA के। दैट्स वाई यहाँ पर देखेंगे T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई IA था, और यहाँ पाई किसके प्रोपोर्शनल है, IA के प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा IA इंटू IA, दैट इज IA का स्क्वायर। तो हमको ये याद रखना है, फॉर शंट मशीन फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो टॉर्क है प्रोपोर्शनल टू IA हुआ। फॉर सीरीज मशीन फाई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, IA। दैट्स वाई यहाँ का जो टॉर्क हुआ T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं EMF इक्वेशन। अभी हमने टॉर्क इक्वेशन का एनालिसिस किया, अब हम EMF इक्वेशन देखते हैं। EMF equation of DC motor. We know that EB या EG, अभी मैं EB ही लिख दे रहा हूँ, EB या EG इज इक्वल टू पाई ZNP अपॉन 60A। यहाँ EB बैक EMF है, EG जनरेटेड EMF है, फाई फ्लक्स पर पोल है, Z टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है, N स्पीड है RPM में, P नंबर ऑफ पोल है, और A टाइप ऑफ वाइंडिंग है। अगर लैप वाइंडिंग है तो A इज इक्वल टू P, और वेव वाइंडिंग है तो A इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर कंडक्टर। क्लियर है? हियर Z, P एंड A आर कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट। यहाँ पर हमारा Z, P, A और 60 ये जो है हमारा कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट हो गया। किसी पार्टिकुलर मशीन के लिए चीज़ कांस्टेंट हो गया, हम बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार जब बनाए तब ये चीज़ फिक्स कर दी हम। देन EG या EB, मैं अभी EB ही लिख दे रहा हूँ, EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पाई इंटू N के। नाउ यहाँ से हमारा इक्वेशन आएगा EB1 बाय EB2 इज इक्वल टू पाई 1 बाई पाई 2 इंटू N1 बाय N2। यहाँ से दो कंडीशन बनेगी। पहला, फॉर शंट मोटर के लिए या शंट मशीन के लिए, तो फॉर शंट मशीन हम पहले ही देख चुके हैं कि फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देयरफॉर हमारा इक्वेशन हो जाएगा EB1 बाय EB2 इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट हो गया है, दैट इज N1 बाय N2। एंड फॉर सीरीज मशीन या सीरीज मोटर, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है IA के। दैट्स वाई ये जो इक्वेशन है हमारा हो जाएगा EB1 बाय EB2 इज इक्वल टू IA1 बाय IA2। क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल टू IA है तो फाई 1 की जगह IA1 और फाई 2 की जगह IA2 पुट कर देंगे इंटू N1 बाय N2। तो ये हमको रिलेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC मोटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC मोटर
बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। किसी भी मशीन का, किसी भी मोटर का क्या यूटिलाइजेशन है, उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाना अच्छा रहेगा, वो किस करंट पे कितना टॉर्क देती है, कितना करंट लेके क्या स्पीड देती है, किस लोड में कैसा परफॉर्मेंस करती है, ये जानने के बाद ही हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जान पाएंगे। इसी कारण हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन एनालिसिस करना पड़ता है। डीसी मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको हम 3 फॉर्म में एनालिसिस करते हैं। पहला टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। डीसी मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको हम 3 फॉर्म में एनालिसिस करते हैं। पहला टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये जानते हैं कि उस मोटर का क्या पर्पस होगा, किस काम के लिए वो सूटेबल रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं शंट मोटर। शंट मोटर, शंट मोटर में पहला हम देख रहे हैं टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो we know that torque equation of DC motor is given by T is equal to 0.159 into pi Ia into ZP by A. Here ZP and A are constructional constant. नाउ हमारा T है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई Ia हो जाएगा, जैसा हम अभी थोड़ा देर पहले देखे। फिर हम जानते हैं फॉर शंट मोटर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट्स वाई T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ia। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो कर्व बनेगा, पहले हम बोल रहे हैं टॉर्क आर्मेचर करंट, तो टॉर्क को हम y एक्सिस में लेंगे। देन आर्मेचर करंट इसको हम x एक्सिस में लेंगे। ये हमारा टॉर्क, ये हमारा आर्मेचर करंट। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से होकर पास हो रहा होगा। तो इस टाइप का हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो वी नो दैट EMF equation of DC motor is given by EMF equation of DC motor is given by EB is equal to pi ZNP upon 60A. Here ZP and A are constructional constant। जहाँ पे ZP और A कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट है तो हमारा EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पाई इंटू N के। तो हमारा स्पीड N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EB बाई पाई के। एंड शंट मोटर में EB इज इक्वल टू होता है VL माइनस IaRa डिवाइडेड बाई पाई के। EB फॉर शंट मोटर VL माइनस IaRa। अभी मैं ब्रश ड्रॉप को 0 ले रहा हूँ, नहीं तो यहाँ माइनस VB भी आता है। क्लियर है? ये मैं पिछले वीडियो में आप लोग को सारे इक्वेशन निकलवाया था। तो यहाँ पर हमारा जो एम है वो है स्पीड। तो स्पीड को हम कहाँ लेंगे? y एक्सिस में। और आर्मेचर करंट के बीच कर्व खींचने का। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VL माइनस IaRa है। तो इस पॉइंट पर Ia की वैल्यू 0 होगी, ये Ia की वैल्यू 0 होगी। तो मान लीजिए हमारी स्पीड ये है। अब जिस समय Ia की वैल्यू 0 है उस समय स्पीड ये है। अब जैसे जैसे यहाँ पे हम x एक्सिस में बढ़ते जाएंगे, Ia की वैल्यू बढ़ते जाएगी, तो VL में घटने वाली संख्या मतलब VL में ड्रॉप IaRa ये वाला ड्रॉप बढ़ते जाएगा। तो जो हमारा स्पीड रहेगा वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग में आ जाएगा, हल्का हल्का स्पीड कम होने लग जाएगा इस टाइप से, ऐसा। और ये जो ड्रॉप आ रहा है स्पीड में वो ड्यू टू IaRa ड्रॉप आ रहा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन थर्ड हम देखते हैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर ये टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये हमारा स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और थर्ड हम देखने जा रहे हैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं। क्लियर? नाउ फ्रॉम टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड आर्मेचर करंट characteristics, it is clear that speed torque characteristics is similar to speed armature current कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कहने का मतलब ये है कि हमने ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ड्रॉ की हैं, उससे ये क्लियर हो गया कि फ्रॉम टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्रॉम टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज क्लियर दैट स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा हो क्यों रहा है? सिंपल, यहाँ पे T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या निकाले? Ia। तो यहाँ पर फ्रॉम टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ia है, तो हम यहाँ पे आर्मेचर करंट किसके प्रोपोर्शनल है? टॉर्क के। तो इस आर्मेचर करंट की जगह हम टॉर्क लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यहाँ पर स्पीड
और यहाँ पर आर्मेचर करंट जो प्रोपोर्शनल हो गया है टॉर्क के, दैट्स वाई यहाँ पर हम टॉर्क लिख दे रहे हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनेगा वो सिमिलर टू स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के होगा, और ये ऐसा स्लाइटली ड्रॉपिंग होगा, और ये ड्रॉप जो आ रहा है वो IA/RA ड्रॉप। यहाँ पर इसका ये हो गया टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गया स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हो गया स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालिसिस करने के बाद हमको ये क्लियर हुआ कि इसमें जो टॉर्क है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब जितना हम करंट देंगे उसके प्रोपोर्शनल हमको टॉर्क मिलेगा। इसको बोलते हैं मीडियम टॉर्क, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क एंड मीडियम रनिंग टॉर्क। बहुत अच्छा भी नहीं दे रहा है, ना ज़्यादा बहुत ख़राब दे रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो आर्मेचर करंट 0 है तो स्पीड मान लीजिए 1000 RPM है, और लोड बढ़ाते गए तो आर्मेचर करंट बढ़ता गया तो भी स्पीड में ज़्यादा कमी नहीं हुआ। बाकी मशीन में लोड बढ़ाने पे स्पीड में बहुत तेज़ी से कमी होता है, लेकिन इस मशीन में नो लोड पे मान लीजिए 1000 RPM है तो फुल लोड में 990 RPM हो गया, 10-15 RPM का फ़र्क पड़ा। तो इसको हम बोल देते हैं नियरली कांस्टेंट स्पीड मोटर, मतलब लोड बढ़ाते जाते हैं लेकिन स्पीड क्या रखता है ये मशीन कांस्टेंट ही रखता है। तो ये हो गया स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक भी मिलता है, मतलब स्पीड टॉर्क बढ़ाते हैं तो भी हम स्पीड क्या रखता है वो कांस्टेंट ही रखता है। दैट्स वाई हम पूरा कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, मीडियम रनिंग टॉर्क, नियरली कांस्टेंट स्पीड मोटर, इजी इन स्टार्ट एंड स्टॉप, चालू और बंद करना आसान है, इजी इन स्पीड कंट्रोल। दैट्स वाई ऐसे मशीन का यूटिलाइजेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फैन में, ब्लोअर में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो फैन एंड ब्लोअर लगाते हैं वहाँ इस मशीन का यूज़ होता है। फैन, ब्लोअर, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, इन सब जगह में इस मोटर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं DC सीरीज मोटर। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं DC सीरीज मोटर। नाउ DC सीरीज मोटर में सबसे पहले हम देखेंगे टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर वी नो दैट टॉर्क इक्वेशन ऑफ DC मोटर इज गिवन बाय T = 0.159 × πIa × ZP/A। ये सभी मशीन के लिए सेम होगा क्योंकि DC मोटर या जनरेटर दोनों के लिए। यहाँ पे जो ZPA और ये 0.159 ये कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू πIa। अब यहाँ से चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पर DC सीरीज मोटर बाकी मशीन से थोड़ी अलग मशीन है। यहाँ पर देखेंगे इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किए हम VL, यहाँ रेजिस्टेंस RAC, यहाँ RA, यहाँ डेवलप हुआ EB, यहाँ पे IL और यहाँ पर IA। जैसे हम यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं, करंट यहाँ पे जाती है तो ये जो इंडक्टर है वो करंट को अपने अंदर स्टोर करने लग जाता है। जैसा मैं नेटवर्क में इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर की प्रॉपर्टी समझाया था मैं आपको, वही प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीरीज मशीन में जो ये आ जा रहा है इंडक्टर, ये क्या करता है करंट को अपने अंदर स्टोर करने लग जाता है। तो जब तक ये इंडक्टर करंट को अपने अंदर स्टोर करता है तब तक हम बोलते हैं कि फील्ड अनसैचुरेटेड है, और जब ये अपना करंट को पूरी तरीके से स्टोर कर लेता है तब हम बोलते हैं फील्ड सैचुरेट हो गई। तो यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन बनती है। पहला, व्हेन फील्ड इज अनसैचुरेटेड, जब ये फील्ड अनसैचुरेटेड है मतलब ये अपने अंदर करंट को स्टोर कर रही है, उस समय एट दैट टाइम फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA होता है। देयरफॉर यहाँ T क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू IA²।
ये जो है दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैराबोला। ये बहुत बार एग्जाम में आप लोग से पूछता है। जब फील्ड अनसैचुरेटेड है देन हमारा जो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, और उस समय हमारा जो कर्व होता है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो एक रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। देन सेकेंड कंडीशन, व्हेन फील्ड इज सैचुरेटेड। जैसे ही फील्ड सैचुरेट हो गए, जब फील्ड सैचुरेट हो गई तो फाई क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। फाई कांस्टेंट हो गया तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई ए। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाता है। सो हमारा जो कंप्लीट टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे टॉर्क, यहाँ आर्मेचर करंट आई ए का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो स्टार्टिंग में जब फील्ड अनसैचुरेटेड है तो एक रेक्टेंगुलर पैराबोला, ऐसा एक रेक्टेंगुलर पैराबोला, और जैसे ही फील्ड सैचुरेट हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन, इस टाइप का कर्व मिलेगा। स्टार्टिंग में एक रेक्टेंगुलर पैराबोला यहाँ तक, और जब फील्ड सैचुरेट हो गया तो एक स्ट्रेट लाइन। ये वाला व्हेन फील्ड इज अनसैचुरेटेड, और ये व्हेन फील्ड इज सैचुरेटेड। तो ये हमारा कर्व मिला टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दिस। अब हम देखते हैं स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वी नो दैट EMF इक्वेशन ऑफ DC मोटर इज गिवन बाय EB इज इक्वल टू पाई ZNP अपॉन 60A। यहाँ ZP और एक कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट है, तो हमारा EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पाई इंटू NK, पाई इंटू NK हो गया। तो यहाँ पर N हो जाएगा हमारा, N हो जाएगा हमारा EB बाय पाई के। क्लियर? यहाँ पर मैं जो कर्व बना रहा हूँ उसको एक समझाता हूँ। यहाँ पर इसमें यहाँ पे हमारा स्पीड होगा, और यहाँ पर आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग व्हेन फील्ड इज अनसैचुरेटेड, तो व्हेन फील्ड इज अनसैचुरेटेड, जब फील्ड अनसैचुरेटेड है तब N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाई फाई, और अब फाई क्या होगा, फाई प्रोपोर्शनल टू IA होगा, दैट इज EB बाई IA, जब फील्ड अनसैचुरेटेड है देन। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पर IA की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। IA की वैल्यू 0 हो गई है तो स्पीड क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब जैसे जैसे हम IA की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे स्पीड ग्रेजुअली कम होते जाएगी, स्पीड ग्रेजुअली कम होते जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि फील्ड क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। और जब फील्ड सैचुरेट हो जाएगा तो हमारा IA क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस समय EB इज इक्वल टू VL माइनस IARA माइनस IARC माइनस VB होगा, तो ये थोड़ा सा डिक्रीजिंग में ऐसा जाने लग जाएगा। इस टाइप से हमारा कर्व होगा। स्टार्टिंग में इनफाइनाइट से आया क्योंकि IA की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे जैसे जैसे हम IA को बढ़ाते गए स्पीड में तेज़ी से कमी होती जाएगी। जैसे ही फील्ड सैचुरेट होगा तो ये स्पीड नियर अबाउट कांस्टेंट स्लाइटली ड्रॉपिंग में चली जाएगी। क्लियर है? नाउ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज क्लियर दैट स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमेशा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो ऑलवेज सिमिलर होता है
स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के। सो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा इसका स्पीड टॉर्क, टॉर्क आर्मेचर करंट की जगह क्या प्रोपोर्शनल टू टॉर्क कर दिया, तो ये जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी मिलेंगे। यहाँ पर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब हम स्टार्ट करते हैं मोटर को और उस समय फील्ड अनसैचुरेटेड होता है, तो इसमें T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर होता है। इसका मतलब जितना हम करंट देंगे उसके स्क्वायर टाइम्स में हमको टॉर्क मिलेगा। दुगना करंट देंगे 4 गुना टॉर्क मिलेगा, 4 गुना करंट देंगे 16 गुना टॉर्क मिलेगा। दैट्स वाई इसका पहला प्रॉपर्टी होता है इस मोटर का कि इसमें वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ये सभी मोटर में यही मोटर है जो सबसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। दूसरा, इसमें लार्ज रेंज ऑफ स्पीड है, बहुत हाई स्पीड से लेके बहुत नॉर्मल स्पीड तक भी अपन गेन कर सकते हैं। फर्स्ट, वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड नॉर्मल रनिंग टॉर्क। दूसरा, लार्ज रेंज ऑफ स्पीड फ्रॉम इनफाइनाइट टू जीरो, हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तीसरा, इजी इन स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल करना भी आसान है इस मशीन का। और इजी इन स्टार्ट एंड स्टॉप, चालू और बंद करना भी आसान है। इस कारण इस मशीन का जनरली हम यूज़ करते हैं क्रेन में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, लिफ्ट में, ऐसे जगह में जहां हमको बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए, वहां पर ऐसी मशीन का यूज़ होता है। जितनी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली मोटर्स होती हैं लोकोमोटिव में, रेलगाड़ियों में, वो सब इसी DC सीरीज़ मोटर की होती है। DC सीरीज़ मोटर को कभी भी नो लोड पे चालू नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उस मशीन को हम नो लोड पे चालू करेंगे तो एट नो लोड, जब लोड नहीं है उस समय IA की वैल्यू बहुत कम होती है, नियर अबाउट 0 के आसपास। और IA की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ये हाई स्पीड दे देगा, और उस हाई स्पीड के कारण इतना ज़्यादा लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा जिससे हमारी बेयरिंग, मोटर, आर्मेचर, वाइंडिंग ये सब डैमेज हो जाएगी। इस कारण DC सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे चालू नहीं किया जाता। हमने टाइप्स ऑफ DC मशीन देखा था। DC मशीन के टाइप्स में सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड फिर 3 टाइप का होता था, शंट मशीन, सीरीज मशीन एंड कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन फिर 2 टाइप का होता था, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन। हमने उस मोटर का डायग्राम बनाया था, फार्मूला भी डिराइव किया था। वो जो क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन था, वो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। DC कंपाउंड मशीन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल में होता है। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल में क्लासिफिकेशन होता है। तो जो कंपाउंड मशीन होती है, कंपाउंड मशीन, ये कंपाउंड मशीन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन 2 टाइप की होती है, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड मशीन को हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला, कम्युलेटिव कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन और डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरी एक लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन है। शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन, ये RSE, ये RSH, ये RA, यहाँ पर VL, यहाँ पर IL, IA और यहाँ पर ISH। शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन, क्योंकि ये जो शंटिंग हुआ है केवल आर्मेचर के क्रॉस हुआ है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को इंक्लूड नहीं किया है। लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन अगर मैं बनाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा। ये हो गया लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन।
ये RSE, ये RA, ये RSH, यहाँ पर ये IL, ये ISH और ये IA। शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन और लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन। यहाँ पर दो तरह के फील्ड वाइंडिंग जो है वो दो तरह की फ्लक्स जनरेट कर रही है, एक शंट फील्ड फ्लक्स और एक सीरीज फील्ड फ्लक्स। यहाँ पे भी शंट फील्ड फ्लक्स भी जनरेट हो रही है और सीरीज फील्ड फ्लक्स भी जनरेट हो रही है। सो अगर ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स का सपोर्ट करती है तो दोनों फ्लक्स मिलकर ओवरऑल पूरे मशीन के फ्लक्स को इंक्रीज कर देते हैं, तब हम उसको बोलेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन। फ्लक्स दो कॉइल में जो फ्लक्स का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाने के लिए या तो डॉट को दोनों कॉइल के एंटर पे बनाओ जैसा मैं यहाँ बनाया हूँ, या तो इसको दोनों को इस कॉइल के दोनों कॉइल के एग्जिट पे बनाओ करंट के। ये भी कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन है और ये भी कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन। ये हो गया हमारा शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन। दोनों डॉट या तो एंटर पे हो या दोनों डॉट एग्जिट पे हो। यहाँ पर दोनों डॉट इंटर पे होते तो भी ठीक था, दोनों डॉट एग्जिट में तो भी ठीक है। तो ये हो गया हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। क्या होता है इसमें, जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स का सपोर्ट करती है और दोनों फ्लक्स मिलके ओवरऑल मोटर या मशीन के फ्लक्स को बढ़ा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन। नाउ देखते हैं हम डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन के डेफिनेशन से आप लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन समझ गए होंगे। सिंपल, व्हेन सीरीज फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स अपोजेस द शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स। जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स का अपोज करे और ओवरऑल मशीन में रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए दोनों डॉट या तो एंटर पे बनाना है या तो एग्जिट पे बनाना है। डिफरेंशियल के लिए अगर मैं इसका एंटर पे बनाया हूँ तो इसका एग्जिट पे बना दूंगा, इसका एग्जिट पे बनाया हूँ तो इसका क्या बना दूंगा, एंटर पे बना दूंगा। सिमिलरली ये तो हो गया शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। लॉन्ग शंट में लॉन्ग शंट में डिफरेंशियल कंपाउंड बनाने के लिए यहाँ पर अगर मैं एग्जिट पे दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एंटर पे देना पड़ेगा करंट के डायरेक्शन के, तो वो डिफरेंट। व्हेन सीरीज फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स सपोर्टेड द शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स देन द मशीन इज कॉल्ड कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन, एंड व्हेन सीरीज फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स अपोजेस द शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स देन द मशीन इज कॉल्ड डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। अब हम इन सभी मशीन का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व प्लॉट करते हैं जिनसे आप लोग को इस मशीन को एक साथ समझना आसान हो जाएगा। यहाँ शंट मोटर ले लिए, यहाँ पर सीरीज मोटर, यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और यहाँ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। पहले टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, then speed armature current characteristics and then speed torque characteristics।
तो सबसे पहले हमने देख चुके हैं टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और शंट मोटर के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से होकर पास हो रहा है। जो स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो नियरली कांस्टेंट स्पीड मोटर ऐसा होता है। जैसा किसी भी मशीन का स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वैसे उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। तो यहाँ पर स्पीड टॉर्क और ये कैरेक्टरिस्टिक भी नियरली कांस्टेंट स्पीड एंड यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड में, क्लियर। देन सीरीज मशीन का टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? स्टार्टिंग में व्हेन फील्ड इज अनसैचुरेटेड एक रेक्टेंगुलर पैराबोला, और जब फील्ड सैचुरेट हो गई तो स्ट्रेट लाइन। देन स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है इस टाइप से। जैसा किसी भी मशीन का स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वैसे ही उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। स्पीड टॉर्क ऐसा। अब हमको कम्युलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन का बनाना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे हमारा शंट मशीन का कर्व है, ये सीधा जा रहा है। कम्युलेटिव कंपाउंड में शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग होती है। इसमें कम्युलेटिव कंपाउंड में सीरीज फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स का सपोर्ट करती है और ओवरऑल मोटर के फ्लक्स को बढ़ा देती है। सो ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग वाला टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सिमिलर यहाँ पर भी होगा, बट धीरे धीरे जैसे कम्युलेटिव बढ़ते बढ़ते फ्लक्स बढ़ गई तो यहाँ पर भी इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हांस हो जाता है और ये ऊपर की ओर ऐसे खींचा जाता है। ये स्ट्रेट लाइन ना जाके जैसे दोनों फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करने लगी तो ओवरऑल फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो कर्व ऊपर उठ जाता है। जस्ट वैसे ही डिफरेंशियल में जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ते जाती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स का अपोज करते जाता है तो फाइनली क्या हो जाता है, ये जो कर्व है थोड़ा डाउन हो जाता है। यहाँ से ऐसा जाएगा और यहाँ पे जाके ऐसे डाउन हो जाएगा। ये अपवर्ड खींच जाता है, ये डाउनवर्ड खींच जाता है। सर यहाँ स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे ही हम चालू करेंगे मशीन, जैसे सीरीज चालू करेंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग का सपोर्ट करने लग जाएगी और ये कैरेक्टरिस्टिक्स और आगे जाके इन्हांस हो जाएगा। मतलब ये ऐसा जाकर ये आगे और ऐसा नीचे गिर जाएगा। जबकि डिफरेंशियल में जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग उसका अपोज करने लग जाएगी तो ये ऐसा जाकर थोड़ा उठ जाएगा ऐसा। जैसा किसी मशीन का स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वैसे उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। स्पीड आर्मेचर वैसे स्पीड टॉर्क। नाउ ये हो गए हमारे सम कंप्लीट शंट सीरीज कम्युलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन के कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। जैसा हमको यहाँ दिख रहा है जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन है उसमें जो टॉर्क है वो परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव हो गया, टॉर्क आर्मेचर करंट परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया।
ये जो परफॉर्मेंस है यहाँ ऐसा हो गया, क्लियर है। इस बेस पर इसका जो यूज़ होता है जनरली हम करते हैं रोलिंग मिल में करते हैं, एलिवेटर्स में करते हैं, प्रेस में करते हैं और हैवी प्लांट में इसका यूज़ करते हैं, क्लियर है। लेकिन जो डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन है उसका हम जनरली यूज़ नहीं करते, रेयर यूज मशीन है। सो आप लोग ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब में दिए हैं उसको सबको बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।